तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7वीं कक्षा विषय हिंदी। इसमें देखेंगे दूसरी इकाई कविता 8वीं हम चलते सीना तान के। इसमें हम स्वाध्याय के साथ साथ उसके उत्तर और व्याकरण भी समझ लेंगे। तो पहला प्रश्न, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो पहले मैं पूरा करता हूँ। क, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजगन हमको ममता समता से अपनाए है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजगन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अर्थात हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ख, जो वीरत्व, इसके विरुद्ध पंक्तियां मैं पूरी करता हूं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अर्थात हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस वीरता और विवेक का प्रदर्शन करेंगे, उसकी गाथाएं गांव नगर घर में गाई जाएंगी। अनगणित कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो कविता की पंक्तियां हैं उस पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर हमने समझा है। तो प्रश्न दूसरा, देश प्रेम 4 पंक्तियों की कविता लिखो। तो देश प्रेम पर आधारित मैंने खुद लिखी है। देश की आज़ादी में हर जाति की कुर्बानी है, सब मिलकर गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है। आपको इस सोच समझकर देश प्रेम पर 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न तीसरा, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म जाति वर्ण भाषा प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे परंतु उस पर आंच नहीं आने देंगे। प्रश्न चौथा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। 1, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय मुद्रा सिंह। आगे देखिए भाषा की ओर। इसमें हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो और उचित स्थान पर लिखो। तो पहले वाक्यों का अर्थ हमें समझना है और वो कौन से प्रकार का वाक्य है वो लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। इसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। इसे विधानार्थक वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस वाक्य से क्रिया करने या होने का बोध मिलता है या सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर खेलने की क्रिया या तो होगी है या तो चालू है, इसलिए ये विधानार्थक वाक्य है। दूसरा देखिए, माला घर नहीं जाएगी। ये निषेधार्थक वाक्य है क्योंकि जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ पर नहीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। माला घर नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब जहाँ पर नहीं शब्दों का प्रयोग होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा, इसे हिमालय क्यों कहते हैं? आखिर में प्रश्नार्थक चिन्ह है, इसका मतलब है प्रश्नार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में क्यों, कहा, कैसे, कब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। चौथा, सदैव सत्य के पथ पर चलो। यह आज्ञार्थक वाक्य है। मतलब इस वाक्य में क्या क्या है? चलो शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब आज्ञा दी हुई है, इसलिए इसे आज्ञार्थक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। तो इस शब्द से क्या हुआ है? वाह, इस शब्द से हमारे चेहरे पर एक भाव प्रकट हुआ है। और वाह, ऐसे जो शब्द होते हैं
ऐसे शब्द जिस वाक्य में आते हैं उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। छठा, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तो देखो यहाँ पर समूहार्थक वाक्य है। क्यों? क्योंकि आश्चर्य होगा, होगा या नहीं होगा ये मालूम नहीं है, मतलब संभावना नहीं है, इसलिए इस वाक्य को संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। आगे देखो, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, मतलब यहाँ पर हमें एक आशीर्वाद रूपी ये शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है या इच्छा व्यक्त की है कि तुम खूब पढ़ो। तो इसे जिस वाक्य से किसी इच्छा पूर्ति का बोध होता है उस वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आठवां, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। तो संकेतार्थक मतलब क्या है? एक वाक्य एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, मतलब रोशनी कब होगी? जब बिजली आएगी। तो मतलब रोशनी होना ये बिजली पर निर्भर है, बिजली नहीं आएगी तो रोशनी नहीं होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी समझ में आई होगी।